बिजनेस और कारोबार के साथ देश दुनिया की भी बातें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से आज जमकर प्रदर्शन किया गया और इस बीच पुलिस ने 15 से 20 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन को देखते हुए बीपीएससी ऑफिस के बाहर वाटर कैनन लगाए गए ताकि यहां तक अभ्यर्थी पहुंच नहीं पाए। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर देखने को मिली जिसमें समझाने गए पुलिसकर्मियों को एक अभ्यर्थी ने जोरदार धक्का दिया, जिससे पुलिसकर्मी ही नीचे गिर गए, जिसके बाद अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार चलता रहा। पुलिस एक एक कर इन छात्र नेताओं को हिरासत में लेने की कार्रवाई करती नजर आई। कुछ अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लिए प्रदर्शन करते देखे। बता दें कि परीक्षा रद्द करवाने को लेकर आज सुबह से ही कैंडिडेट्स का प्रदर्शन बेली रोड के इस इलाके में चल रहा है। पटना के अलग अलग जगहों से ये अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीपीएससी ऑफिस के सामने ही रोक दिया। इसके अलावा पुलिस ने धरना स्थल को भी खाली करवा दिया है। तो जरा ये तस्वीर देखिए, जैसे अभ्यर्थी कानून को ही यहां धत्ता बता रहे हों और अभ्यर्थियों ने पुलिस वाले को ही धक्का दिया और सड़क पर गिरा दिया। अब जरा जान लीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हुआ क्या कुछ है। प्रदर्शन से बीपीएससी ऑफिस जाने वाली सड़क जाम हो गई। सड़क पर बैठकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सुबह से ही चलता नजर आया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। मौके पर वाटर कैनन तक लगाए गए। पुलिस ने अभ्यर्थियों से हटने की अपील की। पुलिस ने जाम में लगी हुई गाड़ियों को यहां से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला और गुस्साए अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। कई प्रदर्शनकारी इस दौरान हिरासत में लिए जाते हैं। डीएम ने प्रदर्शन को अवैध घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेने की। तो बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा के विवाद को समझना जरूरी है कि आखिर ये विवाद है क्यों अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन करने के मूड में हैं। तो अभ्यर्थी 49 दिन से गर्दनीबाग में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि दोबारा परीक्षा करवाई जाए। परीक्षा दोबारा करवाने की मांग पर ये अड़े हुए हैं। आयोग ने हालांकि बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द किया था। अभ्यर्थी पूरे सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दोबारा से परीक्षा करवाने की मांग पर अड़े हैं। आपको बताते चलें कि परीक्षा को लेकर कल यानी कि 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से इस परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। और इसीलिए आज उससे ठीक एक दिन पहले अभ्यर्थी सड़कों पर जुटे नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज मधेपुरा में रहा, जहां उन्होंने करोड़ों के योजनाओं की सौगात उदा किशुनगंज के चौसा में लोगों के बीच दी और उद्घाटन और शिलान्यास के साथ इस विकास को रफ्तार देने का प्रयास किया गया। सीएम ने इस दौरान जीविका दीदियों के साथ संवाद किया, उनके स्टॉल्स पर जाकर निरीक्षण करते नजर आए और विकास कार्यों का जायजा लेते दिखे। सीएम की सौगात में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का उद्घाटन शामिल रहा। खेल मैदान का उद्घाटन करने के साथ ही बुधमा में दूध के नए कारखाने का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। तो डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा मधेपुरा को। और क्या कुछ सौगात मिली है जरा वो भी देखिए। एसएच जो स्टेट हाईवे है उसे एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा गया। सिंहेश्वर धाम मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एसएच 58 चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। चौसा प्रखंड में ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाएगा। इसके साथ ही डेयरी प्लांट को स्थापित किया जाएगा।
सिवान में संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अराजकता का माहौल है, हर दिन गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। पटना में ही 200 राउंड गोली चल जाती है, लेकिन सीएम इस पूरे मामले पर मौन रहते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है वो साफ नजर आ रहा है। जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। हर दिन जो है गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है। पटना के बगल में ही पटना जिले में 200 राउंड गोली चलता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ये मामूली चीज है। मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। तो मोकामा फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हालांकि अनंत सिंह को कोई राहत नहीं मिल पाई। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस डायरी की मांग कर दी। अब इस मामले को लेकर पंचमहला थाने की तरफ से कोर्ट में केस डायरी जमा करने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी और ऐसे में फिलहाल अनंत सिंह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी अभी उन्हें कुछ और दिन जेल में ही गुजारने होंगे। आपको बता दें कि अनंत सिंह इस वक्त बेऊर जेल में बंद है। और चलिए अब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, जहां बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल पर आज ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोलीबारी की इस घटना से हॉस्टल के छात्रों के बीच दहशत है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई। यूनिवर्सिटी के ठक्कर बप्पा हॉस्टल के सामने सुबह सुबह सामाजिक तत्वों की तरफ से कई राउंड फायरिंग की जाती है, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। 3 दिन पहले भी इसी हॉस्टल के छात्र और पीजी के छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जमकर झड़प हुई और उसमें कई छात्र घायल हो गए। वहीं एक बार फिर से गोलीबारी की घटना से छात्र डरे सहमे हैं। यूनिवर्सिटी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग चला है। 10-15 राउंड फायरिंग हुआ है। हाँ, पीछे भी हुआ है। अभी हम लोगों की यही गलती कि हम लोग दलित हैं। हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ का डीएमएसपी कुछ नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय थाना इसके पास में हॉस्टल नंबर 3 है, उसके गेट के ऊपर फायरिंग हुई है और 3 राउंड फायरिंग की गई है। गेट के ऊपर ही हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है उसमें और आगे हम कार्रवाई करते हैं। बीते दिनों भी सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर विवाद हुआ था। चंदा को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ था, तो स्कूल में आपस में कुछ बताया गया था, तो उसके लिए सबने पीड़ित का आवेदन लेकर उस पर एफआईआर कर दी गई। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में नवादा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 50,000 के इनामी नक्सली कमांडर उमेश रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। उमेश रविदास की 10 साल से कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। उमेश रविदास एरिया कमांडर चिराग दा और सिद्धू कोट का सहयोगी भी पहले में रह चुका है। से फरार चल रहे नक्सली कमांडर उमेश रविदास को नवादा पुलिस द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर जो है वो 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। जी, नवादा से कहाँ से गिरफ्तारी हुई? नवादा ये जो है वो सदर अस्पताल के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ बरामद हुई है? इनके पास से अभी बरामद नहीं हुआ है कुछ। 2009 में कबाकोल थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें जो है वो एसएचओ और टीम को माहौलिया टांड बुला के उनको मार दिया गया था और उनके हथियार जो है वो छीन लिए गए थे। उसका प्रयास इससे लिंक हम लोग कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ सफलता मिलेगी तो आपसे शेयर।
वहीं छपरा से बड़ी खबर आ रही है। ज्वेलरी दुकान से 20 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सरजीतपुर के कुलवा बाजार की यह घटना, जहां बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। हथियारों के बल पर ज्वेलरी लूटी गई और कैश लेकर अपराधी यहां से रफू चक्कर हो चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद ये पूरी वारदात हो जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे और फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू की गई है। कस्टमर बैठे रहा, एकाएक दूगो मोटरसाइकिल से 4 जना पिस्टल ले अइला लोग बाहर एगो पहले फायर कर अगल बगल के सब कोई हट गई। दुकान में अंदर गईला के बाद हमरा ऊपर पिस्टल तान दिलक, हमरा स्टाफ के ऊपर, हमरा कस्टमर के ऊपर। ओकरा बाद पूछता है कि सामान कहाँ बा, अपन भी जोन बा सामने बा। आगे जितना अलमारी में रहल पूरा निकाल लेलक लोग। ओकरा बाद कहता लोग और कहाँ सामान बा, हम ना बतेनी तो हमरा स्टाफ के एक झापर मरलक लोग, कन्ना भी पीछे बैठे, पीछे ढूक के जितना अलमारी के सामान रहल टोटल निकाल के ओकर बाद लहराते हुए चल गए। और अब बात देश विदेश की, तो सीधा प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, जहां प्रयागराज में कल हुए हादसे के बाद इसकी अब जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने महाकुंभ क्षेत्र में जाकर घटना के बारे में जानकारी ली। डीजीपी और मुख्य सचिव ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आला अफसरों से बात कर हादसे की वजह के बारे में जानने का प्रयास किया गया कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। तो देखिए, अब इस पूरे हादसे को लेकर तहकीकात शुरू हो चुकी है। टीम का गठन कर दिया गया है। महाकुंभ हादसे में क्या कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं थी? क्या इस पूरे भगदड़ को लेकर खामी प्रशासनिक स्तर पर रही? किस तरह की वजह से ये हालात पैदा हुए, भगदड़ क्यों हुई, इसे लेकर अब जांच टीम का गठन किया गया है। तो महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी सीधी और सामान्य सी भाषा में समझें तो किसी भी गाड़ी को यहां एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। संगम मार्ग और अखाड़ा मार्ग पर कोई भी वाहन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कदम इस वक्त उठाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से स्नान भी कर पाएं और जो भीड़ का दबाव है उसे कम किया जा सके। व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन उस हादसे के बाद लिया गया है और फिलहाल नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया गया है। तो महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव कर दिए गए। अब जरा ये जानिए कि ये बदलाव किस रूप में किए गए हैं और क्या किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी थी। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन में तब्दील हो चुका है। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर इस वक्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र में रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ एक ही रास्ता जिससे आवाजाही होगी। वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है, उस पर रोक लगा दी गई है। क्षेत्र में 4 फरवरी तक ये सख्ती जो है, ये प्रबंध जो है इस वक्त लागू रहेंगे। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील किया गया है। रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग की व्यवस्था को लागू किया गया है। वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है और प्रयागराज से सटे जिलों से भी आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जाएगा, यानी कि वो वाहन जो जिले से ही आसपास से आ रहे हो उन पर भी रोक लगाई गई है। 4 फरवरी तक ये प्रतिबंध, ये सख्ती दिखेगी आपको। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी रोक रहेगी। 4 पहिया वाहन यहां इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे भी ये जानकारी आपको रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये मन बना रहे हैं कि आपको प्रयागराज जाना है तो आप जानिए कि ये एहतियात इस वक्त उठाए गए और इसमें आपका साथ और सहयोग दोनों बहुत जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर महाकुंभ क्षेत्र को किस तरह से बांटा गया और कहां से प्रवेश होगा और कहां से स्नान के लिए आप जा पाएंगे। वो स्नान वाला क्षेत्र कौन सा होगा, जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। आप देख सकते हैं कि कैसे परेड क्षेत्र से महाकुंभ क्षेत्र की शुरुआत होती है और उसके बाद प्रवेश मार्ग आपको दिख रहा होगा।
और इसी प्रवेश मार्ग यमुना नदी, गंगा नदी और फिर संगम नोज तक की स्थिति आपको दिख रही होगी। एक इलाका झूसी क्षेत्र का है जहां टेंट सिटी भी और यहीं पर अखाड़े भी हैं। इसके अलावा सिर्फ एक स्नान घाट नहीं बल्कि कई स्नान घाट हैं और ये अपील भी बार बार की गई कि जो जहां है वहीं पर स्नान कर सकता है, आपाधापी मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए कई घाट बनाए गए हैं और ये घाट इसीलिए बनाए गए ताकि जो दबाव मेला क्षेत्र पर रहता है उसे बांटा जा सके, उसे डाइवर्ट किया जा सके। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए ये है प्रवेश मार्ग और परेड क्षेत्र जिसे महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले लोग बखूबी जानते और समझते हैं। और देखिए जब भगदड़ वाली स्थिति हुई वहां पर इंतजाम कितने पुख्ता थे, कितने क्षेत्रों में इसे बांटा गया था। ये देखिए गंगा का प्रवाह आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर टेंट सिटी बनाया गया है। घाटों की अगर बात करें तो 20 से ज्यादा घाट वहां पर हैं, स्नान घाट। और यहाँ इन घाटों, ये जितने भी घाट आपको दिख रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, ये जितने भी घाट आपको दिख रहे हैं ये सारे स्नान घाट हैं, यानी कि आप यहाँ पर रहकर स्नान कर सकते हैं। आपको संगम नोज पर ही जाकर स्नान करने की बाध्यता नहीं है। और इसे लेकर तो सीधे तौर पर महामंडलेश्वर से लेकर तमाम साधु संत भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जहाँ है वहीं पर अखाड़े की स्थिति देख लीजिए, झूसी क्षेत्र हो या संगम नोज हो। ये संगम नोज जिसकी चर्चा बार बार की जाती है, देखिए यही वो संगम नोज है जहां पर गंगा, यमुना और फिर अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल माना जाता है। और इसीलिए इसी संगम नोज पर जाने की आपाधापी की वजह साफ तौर पर नजर आई उस दिन भी। महाकुंभ हादसे के बाद आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ी नजर आ रही है और हादसे के बाद से श्रद्धालुओं के मन में जोश जो है वो जरा भी कम नहीं हुआ। ये जोश उनका अब भी जस के तस ही बरकरार है। वो बड़े आराम से देखिए कैसे संगम में स्नान भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि महाकुंभ में जो इंतजाम है वो बहुत शानदार है, बहुत बेहतर है। इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। जहां पर इतने लोगों का जुटान होगा तो हर व्यक्ति को एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है और यहां आकर जो अनुभूति है वो अप्रतिम है। खबर रांची से, जहां सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट अभ्यर्थियों के शामिल होने के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है। जीटेट अभ्यर्थियों ने इस मामले में सीटेट अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को रद्द किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो फैसला किया गया हाई कोर्ट की तरफ से उस फैसले को भी रद्द किया जाता है। जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार का है उसे भी रद्द किया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के फैसले में सीटेट अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का आदेश दिया था और इसी आदेश को रद्द किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रखा था। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सीटेट अभ्यर्थियों को जो शामिल किया गया है वो गलत है। सीटेट अभ्यर्थी सहायक आचार्य एग्जामिनेशन में इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। इस एग्जामिनेशन में केवल जेटेट अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं। माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट को रद्द करार दे दिया है और स्टेट गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन से सीटेट अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का परमिशन दिया गया था, उनकी एग्जामिनेशन ली गई थी और उन्हें परमिट किया गया था इस नियुक्ति प्रोसेस में शामिल होने का, उसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अब इस नियुक्ति प्रोसेस में केवल जेटेट अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं और उन्हीं की रिजल्ट जारी होगी। तो बिल्कुल, और इस बुलेटिन के बाद आप देखेंगे भाभी जी, लेकिन भाभी जी बिहार की राजधानी में नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली में। और हों भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली में है चुनाव और जहां चुनाव होता है वहां भाभी जी होती हैं। तो भाभी जी दिल्ली में है, आप जरूर देखिए।